आज हिमाचल राज्य अध्यापक संघ का जो ये आम सभा की बैठक यहाँ पे जो स्टडी सेंटर है यूनिवर्सिटी का धर्मशाला में यहाँ पे रखी गई थी, जिसमें हमारे पहली बार ऐसा मुझे लगा कि हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के सभी जो जिला प्रधान और उनकी कार्यकारिणी की टीमें, मैं बड़े लंबे अंतराल के बाद ये सुखद अनुभव महसूस कर रहा हूं कि इतनी भारी संख्या में जो आप देख रहे हैं हमारी सारी टीम, ये सारे फाइटर है और ये हमारे जो योद्धा है जो पूरे प्रदेश में शिक्षा की लौ को जलाने का काम कर रहे हैं। और जो विभिन्न मुद्दे हैं उसमें सबसे पहले मुद्दे, हम जब बात करते हैं मुद्दों की तो हम बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, बेहतर शिक्षक की बात करते हैं और बेहतर राष्ट्र की बात करते हैं। और इस उद्देश्य से हमारा संगठन आगे बढ़ता है, इस उद्देश्य के साथ हमारे संगठन की रूपरेखा बनी, हम काम करते हैं। तो बेहतर शिक्षा की बात करें तो हम बेहतर छात्र की बात करना जरूरी समझते हैं कि छात्रों के लिए हम क्या करें, कैसे बेहतर राष्ट्र बने, कैसे बेहतर राष्ट्र निर्माता बने, कैसे बेहतर शिक्षक बने, ये हमारा मोटो है। और इस मुद्दों पे हम लगातार संवाद करते रहते हैं सरकार से। और आपको मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, ये जो पूरे योद्धा बैठे हैं इधर और उधर आप देख रहे हैं, ये बड़े फाइटर लोग हैं, बहुत से सेवानिवृत्त होने को है, कुछ की बड़ी लंबी अभी सर्विस है, कुछ लोग सेवानिवृत्त होने के बाद भी संगठन और समाज को समय देते हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने सभी इन योद्धाओं को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को बधाई भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि लंबे अंतराल के बाद इतनी सक्सेसफुल बैठक हिमाचल राज्य अध्यापक संघ की हो पाई है। बीच में कोरोना का एक ऐसा समय था जब हम इकट्ठे नहीं हो पाए, उसके बाद एक दौर ऐसा आया, प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार आई जो बोलती थी कि मुंह नहीं खोलना आपने, अगर आपने मुंह खोल दिया तो आप देशद्रोही हो गए। जब हम मीडिया में गए, आपको बताते हुए मुझे बड़ी हैरानी भी हो रही है और आपको भी शायद हैरानी होगी, जब वीरेंद्र चौहान और हिमाचल राज्य अध्यापक संघ मीडिया में गया, हमने बोला कि आपने बच्चों के पेपर बीच में रोक दिए, उन बच्चों का क्या होगा, 2 पेपर होने के बाद आपने पेपर ही पोस्टपोन कर दिए। हमने बोला कि पेपरों के लिए आपने टर्म सिस्टम क्यों शुरू किया, वो भी नवंबर में आपने पेपर करने और सितंबर में उसको बोलते हैं आप अक्टूबर में नोटिफिकेशन करो और बैठक करो। तो तब वीरेंद्र चौहान को सरकार और विभाग की तरफ से धड़ाधड़ शो कॉज नोटिस आते हैं। ऐसी सरकार जो बेहतर करने के लिए सुझाव दे रही है सरकार को, और वो बोलती है आप आवाज बंद करो, आप मीडिया। एक हमारे शिक्षा निदेशक ने चिट्ठी निकाली, बड़ी हैरानी होती है, आप उस चिट्ठी को पढ़ेंगे तो आपको भी हैरानी कि जो भी शिक्षक संगठन मीडिया में जाएगा, सरकार के निर्णयों के खिलाफ बात करेगा, अपनी आवाज उठाएगा, सरकार की पॉलिसी का विरोध करेगा, उसके खिलाफ जो है, जो हमारे नियम है, सर्विस रूल्स है, उन रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ कुछ भी किया जाएगा, उसको बर्खास्त। मैंने पूछा वो नियम है क्या, वो नियम मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं किस नियम के तहत आप बोलने की आजादी को छीन रहे और किस नियम के तहत आप कर्मचारी को सस्पेंड कर पाएंगे। और आपको पता है ये बात वीरेंद्र चौहान ही कर सकता, और मैंने हमेशा पूछता रहा मैं, और मुझे शो कॉज नोटिस देते रहे, मैं नियम उनसे पूछता रहा और ये धड़ाधड़ सिलर चलता रहा। जब ये सारी चीजें चलती रही और उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने मेरे खिलाफ चार्जशीटें बनानी शुरू कर दी, 2-3 चार्जशीटें बनाई, इंक्वायरी शुरू होगी, वो भी चलता रहा। हम अपनी आवाज करते रहे, उठाते रहे। और फिर उसके बाद पे कमीशन बीच में आया, पे कमीशन आया तो पे कमीशन में बहुत सारी अनोमली थी, हम पंजाब से बहुत पिछड़ गए। आज मैं तब लोगों को बोलता रहा कि लड़ने का सही वक्त है, हम सरकार विरोधी नहीं है, हम सरकार ना उस सरकार के विरोधी थे ना इस सरकार के हितैषी है, इस सरकार के विरोधी है। हम एक बीच की बात करते हैं, सत्यता की बात करते हैं, जहां से राष्ट्र को फायदा हो, बच्चों को फायदा हो, टीचर्स को फायदा हो, समाज को फायदा हो, सरकार को फायदा हो, हम वो बात करते रहे। उसमें बीच में क्या हुआ, पे कमीशन के इसमें हमारे जो लोग थे, एक ऐसा दौर आया, आज देख रहे हैं सभी टीचर्स ने ये बात मंच से कही, आपने भी देखा होगा कि आज हमें बोलते हुए अच्छा लग रहा है। एक दौर ऐसा था कि हम वीरेंद्र चौहान के साथ खड़े नहीं हो सकते थे, हम अपनी आवाज नहीं कर सकते, फोन तक नहीं कर सकते थे। शायद ऐसे दौर आते हैं, और लेकिन वही एक जिसको बोलेंगे एक ड्रॉबैक उस सरकार का रहा जो सरकार सत्ता से बाहर हुई, अन्यथा सरकार वो
जिस तरह से जितना उनका एक बहुत बड़ा एक वो बन चुका था, एक सोच बन चुकी थी, या जितना कॉन्फिडेंस उस सरकार का था कि हम सत्ता में रिपीट हो गए, बाकी स्टेटों में भी हम रिपीट हुए, क्योंकि वहां भी कुछ हुआ नहीं हुआ अलग बात है, पर लेकिन हमने स्टेटों में रिपीट किया है, तो हिमाचल तो 100% रिपीट करेंगे। यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स थे, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ थे पार्टी के, यहाँ बहुत सारे सांसद यहाँ थे, यहाँ MP यहाँ से थे, यहाँ का कुछ और बात थी और शायद रिपीट भी हो जाती, लेकिन जो कुछ कमियां थी सरकार की, उस सरकार की कमियों के कारण सरकार सत्ता से बाहर हुई और दूसरी सरकार सत्ता में आई। हमने बहुत बहुत बधाई सरकार को दी और नई सरकार आज कुछ निर्णय ले रही है। वो क्या निर्णय उसके ऊपर मैं आपके साझा करूंगा। तो मैं पहली बात तो ये कहना चाह रहा था कि एक ऐसा दौर जिसमें बोल नहीं सकते थे, और एक आज ऐसा दौर जिसमें आपके सामने और मेरे सारे साथी जो खुल के बात आज हाउस में कर रहे थे, तो आज बड़ी खुशी मुझे हो रही है कि आज ये हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ का एक परिवार जो 1957 से लेकर राष्ट्र की लड़ाई लड़ता रहा है, बच्चों की लड़ाई लड़ता रहा है, शिक्षकों की लड़ाई लड़ता आया है, इसका एक लंबा इतिहास है। इसमें ऐसा नहीं है एक सरकार आएगी तो कुछ संगठन आप देखे होंगे ना, पिछले 5 साल में बड़े बड़े उछलते थे बहुत, आज उनकी खबरें ना है ना आपने पढ़ी, ना 5 साल पढ़ पाएंगे, बोल ही नहीं पाते, फिर गूंगे बहरे हो जाते हैं। ये संगठन गूंगा बहरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इस संगठन ने फाइटर तैयार किए, इस संगठन ने योद्धा तैयार किए, इस संगठन में बोलने की आजादी दी गई है। ये ऐसा संगठन है। आज मैं आप सबको बधाई देना चाह रहा हूं जो साथी यहां बैठे हैं। और हमारा आज चुनाव का जो बिगुल है, क्योंकि हमारा जो टेन्योर 2019 में एक बार हमारी मेंबरशिप एक बार होती है, आपने भी देखा सब कुछ हमारा हाउस कैसे हुआ आपने सब देखा, मीडिया भाइयों ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा हमारे हाउस में किस तरह से खर्चे आए हुए पास होता है, एक एक चीज पास होती है, उसको हाउस में रखा जाता, पूछा जाता है आपको किस वोचर पे ऑब्जेक्शन है तो बताइए। हमारा 3 साल की जो इनकम होती है एक बार होती है, वो जब पर्चियां कटती है, ऐसा नहीं होता कि इलेक्शन पहले होगा, स्टेट प्रधान पहले बनेगा, जिला प्रधान पहले बनेगा, फिर ब्लॉक प्रधान बनेगा, ऐसा नहीं होता। हमारा पहले ब्लॉक प्रधान डेमोक्रेटिक है। शायद हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा संगठन होगा, एकमात्र ये संगठन है जिसका डेमोक्रेटिक सेटअप है, जिसमें इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता है। वो ना हमारा NGO है, ना कोई लेना देना है, ना कोई टीचरों के संगठन, ना किसी विभाग के संगठन है, ना किसी बोर्ड के संगठन है। हमारा एक इंडिपेंडेंट आपने बनाया, हाउस ने, अभी आपने देखा आपके सामने इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुआ। इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस चलाता है। मैं नहीं देखता हूं इलेक्शन का काम, या मेरे जिला प्रधान नहीं देखते हैं। मेंबरशिप होती है, ब्लॉकों से चुनाव होते हैं, ब्लॉकों की मेंबरशिप पहले होती है, मेंबरशिप एक बार होती है। हम धरने भी दिए, हमने हमारा लंबा इतिहास है, हमने एजुटेशन भी किए, हमने समान समारोह भी किए, पर हमने कभी टीचरों से चंदा इकट्ठा नहीं किया। बार में हम नहीं करते हैं, हम बोलते हैं आपने जो हमें दिया ना हम उसमें संतुष्ट हैं। हम छोटे कमरे में आज देख रहे हैं ना, हम यही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम बड़ा आलीशान होटल भी तो कर सकते थे, क्योंकि जो सुविधा हमारे पास टीचरों ने दी है, हम उन सुविधाओं के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, हम उन सुविधाओं के अंदर अपनी मीटिंगें भी करते हैं और सरकार से बात भी करते हैं, सरकार को नवाजते भी है, सरकार का सम्मान समारोह भी करते हैं। एक तो बात वो है। दूसरा, आज हमारा हाउस में जो एजेंडा था उस पर आना चाह रहा हूं। एक तो था कि इनकम एक्सपेंडिचर जो हमारी थी 3 साल की, आपको बताऊं कि 17,52,000 रुपए तो भगौड़े हमारे जो थे, जिनको हमने कोर्ट में खड़ा किया है, जो 6 लोग भागे, 6 जिलों के लोग, उन्होंने स्टेट का जो टीचरों का पैसा था, जिसमें महाजन गुट की जो मैं बात कर रहा हूं, जिसको पिछली सरकार में थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की, सरकार के इशारों पर भागे 17,52,000 रुपए हमारे संगठन के खा के भागे। उन्होंने स्टेट हाउस में जो हमारे पिछली बार के इलेक्शन कमिश्नर थे अरुण गुलेरिया जी, इनके पास जमा नहीं किए, और हाउस ने आज फिर से इन पे विश्वास किया है, इनको दोबारा से इलेक्शन कमिश्नर बनाया है। इनको मैं बधाई देता हूं। साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंट होने थे, उसमें स्रोत बड़े भाई मेहता जी, जिनका मार्गदर्शन मेरे को बहुत ज्यादा मिला है, मैं इनका बहुत ऋणी रहा हूं। और एक जुझारू फाइटर है, और एक इनको बनाया, साथ में अत्री जी जो है शिमला से है, इनको ये जिम्मेदारी दी है। तो मैं कह रहा था 17,52,000 रुपए हमारे वापसी नहीं आए, और वो कोर्ट में केस आज भी चल रहा है। उस कोर्ट की लड़ाई को हम लड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 17,52,000 मेरे नहीं है, वो शिक्षकों के चुन कमाए हुए उनकी मेंबरशिप के पैसे हैं। आप लोगों ने स्कूल जाके पैसे इकट्ठे किए, वो पैसे आएंगे, वो कोर्ट के माध्यम से आएंगे, उनको हम चुकाएंगे। आज वो बोल रहे हैं कि समझौता करो, मैं उनको चुनौती देता हूं, तुम अगर कर सकते हो मेंबरशिप करो। हमने मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर दिया है, आप एक पर्ची काट के दिखा लो, आपको चुनौती देता हूं अगर काट सकते हैं। पर लेकिन आपको 17,52,000 रुपए टीचर्स के पाई देना पड़ेगा, कोर्ट के माध्यम से हम लेंगे। आप छोड़ के चले गए, कल आपने देखा होगा नीलेश महाजन जी एसडीटीयू को छोड़ के कहीं और संगठन में चुनाव लड़ने चले गए, हमीरपुर में मुख्याध्यापक प्रधानाचार्य सभा के चुनाव में, वहां उनकी क्या हालत हुई वो उनको पता है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, संगठन से ऊपर कोई भी नहीं है, संगठन सर्वोपरि होता है। आदमी बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। हम संगठन के आगे नतमस्तक है। मैं इस संगठन के सभी पदाधिकारियों के आगे नतमस्तक हूं, जिन्होंने मुझे मान सम्मान दिया।
आज आप इतनी भारी संख्या में आए और ये आपकी जीत है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बढ़ चढ़ के इस संगठन को उसी बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। 34,000 मेंबरशिप पिछली बार थी, हम इस मेंबरशिप को और आगे ले जाएंगे, ये आपको मैं वचन देता हूं। और रही बात मुद्दों में हम जो बोर्ड के साथ के मुद्दे हैं, बच्चों से रिलेटेड मुद्दे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। सरकार के साथ के जो मुद्दे हैं उस पर भी काम करें। आज हमारा एक डिमांड चार्टर बनना था, आपके माध्यम से बताऊं, जो सरकार को भी जाना है और साथ में बोर्ड के साथ आज हमारी बैठक है 3 बजे, औपचारिक बैठक है। उसमें एजेंडा हमने बोर्ड को दे दिया है। कितने सूत्रीय एजेंडा है वो? और उस एजेंडे में 30 सूत्रीय एजेंडा है, जिसमें 1-2 सप्लीमेंट्री मांग और आ सकती है। अभी 3 बजे बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी के साथ बैठक होगी। उस बैठक में हम सारी बातों पे चर्चा करेंगे। आपको पता है, आपका बहुत सहयोग मीडिया बंधुओं का मिले। पिछली बार मैं टर्म सिस्टम का विरोध करता रहा, आपको पता है। और मैं आज उन कर्मचारी शिक्षक नेताओं को फिर पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने कमरे में बैठ के साइन कर दिए, एक हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ को छोड़ के बाकी सारी चाहे प्राइवेट स्कूल की थी चाहे गवर्नमेंट स्कूल की थी, वो बोर्ड के चेयरमैन के कमरे में, बंद कमरे में सट्टा पट्टी करके उन्होंने साइन कर दिया कि हम टर्म सिस्टम लागू कर देंगे। वो भी तब किया जब 1 महीना बचा था, और ना बच्चे आगे के रहे ना पीछे के रहे। और आज सभी बात क्या की, सीबीएसई पैटर्न। अरे सीबीएसई ने तो अप्रैल में शुरू कर दिया था, आप कर रहे हैं नवंबर में। उसने सीबीएसई ने अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। आज वही सीबीएसई जो है वो विड्रॉ कर चुका है कि टर्म पैटर्न जो है वो फिजिबल नहीं है। मैं एक बात आप मानते था, ऐसा हुआ था, वहां बोर्ड में मीटिंग चली, मैं मीटिंग का बॉयकॉट करके आया और आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था मैं, और अंदर मीटिंग वाले मेरी लाइव वहां से देख रहे थे। सच्चाई है कि नहीं है बताओ आप? मैं उसका विरोध तब भी करा था, आज भी करा। कुछ और है, 10th और +2 का कुछ और है। ऐसे सिस्टम से जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, उसको खत्म करने की हम बात करेंगे। और इस टर्म सिस्टम से फायदा किसको हुआ? सिर्फ बोर्ड को हुआ। 2 बार फीस लेनी शुरू कर दी। जितनी फीस एक बार लेते थे ना वो, अब वो 2 बार फीस होगी। नुकसान किसको हुआ? बच्चों को हुआ, पेरेंट्स को। और क्या नुकसान हुआ? टीचर जो एक बार बोर्ड की ड्यूटी में जाता था, अब वो 2-2 बार पेपर चेकिंग में 2-2 महीने के लिए जा रहा है। स्कूल में तो खत्म है, बोर्ड की क्लासेस के साथ नॉन बोर्ड की क्लासेस भी तो है ना हमारी, वो सफर कर रही है। उसको कौन पढ़ा रहा है? वो बच्चे भी सफर कर रहे हैं। तो जो फ्लॉज इसके अंदर है उसको कौन बताएगा? ये यूनियन का काम बताना है। पर दुर्भाग्यवश हमारी यूनियन एक चाटुकार यूनियन बन चुकी है। मैं तो स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं, चाटुकारिता से काम नहीं बनेगा। जो सही है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, जो सरकार गलत कर रही है उसका विरोध करना पड़ेगा, विभाग गलत कर रहा है उसका विरोध करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बार फिर आपसे दोहराना चाह रहा हूं, सही और गलत की बात कर रहा हूं। मैं शिक्षा मंत्री, नई सरकार बनी है, हमें समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इनको समझने की जरूरत है, एक्सरसाइज हो रही है। और ये सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जो है वो 1-1 बजे तक भी बैठते हैं, 12-12 बजे तक वो काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री रात दिन काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का टाइमिंग पता है आपको क्या है? सुबह वो 8:30 और 9 बजे ऑफिस बैठते हैं, रात को 9 बजे ऑफिस छोड़ते हैं। डेली का रूटीन है शिक्षा मंत्री जी का। तो ये तो एक अच्छी बात है, नए लोग हैं, यंग लोग हैं, काम कर रहे हैं। और लेकिन जहां ये गलतियां करेंगे ना सर, उन गलतियों को बताना हमारा काम है कि ये गलत हुआ। कुछ फैसले अच्छे भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। अगर हम सब वाहवाही करते रहेंगे, मैंने ये बात सरकार के ध्यान में भी लाई है। कुछ लोग जो थे पिछली सरकार को हारने का कारण क्या है? जो उनके नुमाइंदे थे ना, जो लोग पॉपिट खड़े किए थे, वो वाहवाही करते थे, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा कर दिया आपने तो, अरे मजा आ गई, हम देख लेंगे, टीचरों की जिम्मेवारी हमारी है, कर्मचारी हमारे साथ है। अगर वो वास्तविकता बताते ना कि पेक मिशन से इतना नुकसान हो रहा है, एक भी आदमी को फायदा नहीं हो रहा, आपको 14 देना चाहिए कि आपको इलेक्शन में जाने से पहले कर्मचारियों का डीए तो दे दो, डीए कोई सरकार नहीं छोड़ती है, एरियर दे दो, फायदा तभी होगा। अगर वो वास्तविक पिक्चर होती तो सरकार नहीं हारती। और हमारा काम क्या है? सरकार को वास्तविक पिक्चर जाना। किसी को बुरा लगे वो सुबह लगता रहे, उससे हमारे को तो व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं है। हमारे को तो कोई मतलब वो नहीं मिलनी है, कोई कैबिनेट की फैसिलिटी नहीं मिलनी है। हम तो टीचर है और टीचर ही रहना चाहिए। हम स्कूल चले गए, बच्चे को पढ़ाएंगे। जो एक्स्ट्रास में है ना, अगर उसको यूटिलाइज हम नेशन के लिए कर पाए, अपने लोगों के लिए कर पाए, तो वो तो एक आदमी की इफिशिएंसी है मेरे ख्याल से। उस इफिशिएंसी की तो सबको कदर करनी चाहिए। आज बहुत से लोग मेरे को गालियां देते हैं कि वीरेंद्र चौहान तो पढ़ाता ही नहीं, इसको तो उधर भेज दो, चाचू क्या उसको तो उधर दुबई भेज दो, सस्पेंड कर दो। मैं उन साथियों को ये बोलना चाहता हूं, मेरा रिजल्ट देखो, मेरा काम देखो, तब बात करने की हिम्मत करो। पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया में कमेंट लिखने से वीरेंद्र चौहान मरेगा नहीं, ना जिएगा। ना मेरी तनख्वाह बढ़नी है ना घटनी है, ना सरकार ने मेरे को अलग से इंक्रीमेंट देनी है, ना मेरी डबल पेंशन होनी है। पर मेरा काम भी तो कभी देखो यार, मेरे बच्चों की प्रोग्रेस देखो कि मैं पढ़ाता क्यों नहीं पढ़ाता हूं, पढ़ाता तो क्या पढ़ाता हूं।
उसके बाद कमेंट करो। अगर मैं उसके बाद अपने परिवार को स्टेक पे रख के, बाकी चीजों को स्टेक पे रख के अगर कम्युनिटी को टाइम दे रहा हूं, कुछ और काम कर रहा हूं, तो उसमें आपको क्या परेशानी है? आप तो नहीं कर पाए ना, हम कर रहे हैं। तो मैं सरकार की बात आपसे कह रहा था, माननीय शिक्षा मंत्री की बात कह रहा था। कुछ डिसीजन हुए हैं, वो कैसे डिसीजन है उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, मुझे पता है। ना तो कोई अच्छा बोलने की हिम्मत रखता है, ना कोई बुरा बोलेगा। बुरा बोलेंगे तो क्या होगा? वो आदमी खड़ा हो जाएगा, उसको पता है कि वो चाटुकारी नहीं कर पाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ अच्छी बातें जो होगी उसको हम जरूर आगे रखेंगे, बुरी बातें होगी उसको हम भी रखेंगे। अभी फिलहाल स्कूल बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया, बड़ा ही एक सुर्खियों में निर्णय, जिसमें 256 स्कूल बंद कर दिए और बंद होने हैं। और एक ट्रांसफर पॉलिसी की बात चली है, वो भी एक बड़ा डिसीजन होगा, एक बहुत बड़ा बम फटने वाला है। कुछ डेपुटेशन खत्म कर दी है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और शायद उससे बड़े को प्रॉब्लम भी हो रही होगी, कुछ को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन चीजों के ऊपर सरकार हिम्मत कर रही है। देखिए बड़ी बात क्या है, सरकार बड़े बोल्ड डिसीजन ले रही है। पहला बोल्ड डिसीजन लिया, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन को बंद कर दिया गया। ये कोई छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें। बहुतों ने तारीफ की, बहुतों ने उसकी एंटी बोल रहे हैं, कोई फ्योर बोल रहे हैं, पर लेकिन बड़ी सही बात है कि अगर जहां बच्चे को या एम्प्लॉय को आपने पूरी जिम्मेदारी देनी है, कोई एम्प्लॉय अगर करप्शन से नंबर 2 से आएगा, तो जो बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लाखों बच्चे आज हमारे ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है और रात दिन नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ कितनी बड़ी इंजस्टिस है। इस इंजस्टिस को तो आप खत्म, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन पेपर बिक रहे हैं, इवन की आपके ड्राइंग टीचरों के क्वेश्चन पेपर बिक रहे हैं, छोटे छोटे। तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई है। उसके ऊपर बहुत बड़े सरकार के लैप्सेस थे। सरकार की एजेंसियां क्या कर रही थी, ये सोचने वाली बात है, छोटी बातें नहीं है। क्या सिस्टम था? क्या वो कोई मॉनिटरिंग सिस्टम था? क्या आपकी जो मॉनिटरिंग एजेंसियां सरकार की सब क्या फेल हो गई है, या उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें थी? हम तो उनको भी कटघरे में खड़े करते हैं। पर लेकिन आज सरकार ने जो फैसला लिया है वो स्वागत, एक योग्य कदम है, हम उसका स्वागत करते हैं। ये बच्चों के हित में लिया गया फैसला है। लेकिन एक बात सरकार को हम फिर कहना चाहते हैं कि बंद करना काफी नहीं है। उन बच्चों को रोजगार देना जो रोजगार के लिए बैठे हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। वो तैयार कब होगा, कितने टाइम में आप तैयार करेंगे, ये भी कमिटमेंट सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को देनी पड़ेगी, ताकि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको ये पता लगे कि आने वाले समय में कितने दिनों हमारे को रोजगार मिल रहा है। नया कमीशन सेटअप भी तो करना पड़ेगा, या कैसे आप कंडक्ट करेंगे? एक तो हम ये निवेदन इस माध्यम से। दूसरा, आपने स्कूल बंद किए, बहुत जिन स्कूल, मैं बार बार ये कहता हूं, जिन स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा ना यार, जिस सब्जेक्ट में बच्चा ही नहीं है, उस सब्जेक्ट में टीचर रखना क्यों? मेरे को बताओ, आप क्या बोलते, रखना चाहिए? आप बताओ, हाउस बताए, ये ओपन सबको पता चल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं वृंदा चौहान गलत बोलता है। आप 200 लोग 150 लोग बैठे, आप बताइए होना चाहिए वहां? मेरे पास इकोनॉमिक्स का बच्चा नहीं था चांजू में, मैं बार बार बोलता रहा, सरकार को बोलता रहा, माननीय न्यायालय को बोला, भैया मेरे को किसी और स्कूल में बैठ दो, बेला क्यों भेज रहे हैं मेरे को? 1.25 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है, तो मेरे को क्यों बेला कर रहे हैं? मैं खुद बोल रहा था इस बात को बार बार। सरकार ने बोला हमने भेजना है, तेरे को भेजना ही भेजना है, हमारी पॉलिसी है, हम टीचर भेजेंगे। वो गलत पॉलिसी है, वो गलत पॉलिसी थी और है। हम बोलते हैं जहां पे टीचर है, बच्चे नहीं है, वहां उस सब्जेक्ट का टीचर, आप सेशन शुरू हो गया ना सर, शुरू हो गया तो उसके बाद तो आएंगे नहीं बच्चे, है अगर तो ठीक है, नहीं है तो उस टीचर को वहां से भेज दो। पहले टीचर को रखना जरूरी है, पर लेकिन अगर सेशन शुरू हो, मिड सेशन तक बच्चे नहीं आते हैं तो टीचर को वहां से भेज दो। या जिन स्कूलों में बच्चे ही नहीं है तो उन स्कूलों को तो मर्ज करना मुझे लगता है कि बड़ा जरूरी है, तभी हम बेटर और क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। ये मांग हमारी बहुत समय से सरकार ने किया, बहुत बड़ा साहस किया, हम उनका स्वागत करते हैं। पर एक और बात आ रही है, मुझे बार बार फोन आ रहे हैं कि 25 बच्चों से कम वाले स्कूल भी, वो चाहे नए चाहे पुराने, हम ये नहीं बोलते कि स्कूल इस सरकार के खोले हुए, देखिए हमारी सरकार से कोई वो नहीं है, वो चाहे 5 साल पुराने स्कूल है, चाहे 2022 के खुले स्कूल है, चाहे किसी संघ के स्कूल है, अगर वहां बच्चे ही नहीं है ना, वो स्कूल तो बराबर है। अब एक और बात और आ रही है कि जहां 25 बच्चे से कम है +1 2 में, वो स्कूल बंद हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें एक बात जरूर आ रही है, उसमें डिस्टेंस का क्राइटेरिया नहीं है। कुछ सुझाव मेरे पास आए, मैं ये बात सरकार को रखूंगा, आपके माध्यम से भी रख रहा हूं। देखिए, क्राइटेरिया में एक चीज और भी रखी जाए कि डिस्टेंस दूसरे स्कूल से कितना है। ठीक है, अगर पास में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर स्कूल है और आपके 25 दिन, तो 20 क्राइटेरिया दो, उसको सरकार थोड़ा सा और रिलैक्स कर सकती है। कुछ जगह से मांग आई कि 25 की जगह 20 कर दी बच्चों की संख्या, वो हो सकती है, वो सरकार शायद संवेदनशील है, वो 25 की जगह 20 कर देगी। हम भी सरकार से बात करेंगे कि जहां 20 बच्चे तक है उनको फिलहाल एक मौका दे दिया जाए।
पर लेकिन ये जरूर देखा जाए कि अगर दूर दूर तक जो है स्कूल नहीं है, 3, 4, 5 किलोमीटर में जो है वो फीडिंग एरिया उसका है, तो उस स्कूल को जो है वो बंद ना किया जाए, ये हम सरकार से मांग करेंगे। डेपुटेशन को कैंसिल करने की बात, ये सरकार का सबसे सराहनीय फैसला। मैं टीचर हूं तो मुझे टीचिंग का काम मिलना चाहिए, मैं फाइलों के साथ क्यों डील करूं? एक टीचर हमारे, आपको बताना चाहूंगा, ऐसे भी टीचर है कि जो उसमें क्या कहते हैं, रिसेप्शन में पर्चियां काटते हैं, एंट्री करते हैं कि आपको कमरा मिला कि नहीं मिला। वो और लोगों का काम है, वो आउटसोर्स वालों का काम, उनको काम करने दीजिए ना। हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है। मैं बताऊंगा नहीं कहां क्या है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमने बताया सरकार को। सारे डेपुटेशन आप कैंसिल कर रहे हैं, ये सबसे ही बड़ा सराहनीय फैसला है। अगर आप सच में इन फैसलों पे खरे उतरेंगे माननीय शिक्षा मंत्री जी, तो आप एक बड़े आदर्श शिक्षा मंत्री होंगे, और हम आपको पूरा समर्थन देते हैं। हम इस मंच से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि आप सच में ही एक आदर्श और अच्छी उच्च कोटि की शिक्षा मंत्री साबित हो गए। फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन बच्चों की बेहतरी के लिए करने। आपने कहा कि यूनिफॉर्म को बच्चों को पेमेंट दे देंगे, उसमें क्वालिटी का बड़ा सबस्टैंडर्ड इशू होता था, हर बार हम उठाते थे। बच्चे खुद डिसाइड करें, बोले अच्छी बात है, आपका भी काम खत्म हो गया। तो जो कैश देने की बात हुई है, में बैग देने की बात हुई है, तो बैग अभी तक नहीं मिले। तो कुछ ऐसे डिसीजन है शिक्षा विभाग के अंदर। और अभी आप देख रहे थे बोर्ड के साथ आज हम मुद्दा उठाएंगे, बार बार बात हुई, तेक्टा जी, बलवीर तेक्टा जी यहाँ पे बोर्ड के चेयरमैन रहे, उनके साथ एक सहमति बनी थी कि हम हर जिलों में हॉलीडे होम बनाएंगे, और विशेषकर शिमला में महली में एक बहुत सुंदर इमारत बनेगी, बड़ा हॉलीडे होम बनेगा, जहाँ टीचरों के लिए, क्योंकि वो हेडक्वार्टर है, वहाँ दोनों डायरेक्टरेट्स है, वहाँ सेक्रेटरीट है, लोगों को जाना पड़ता है, टीचरों को हम सुविधा देंगे। 2 रुपए टीचर से काटे जाते हैं हर पेपर चेकिंग करने में, और टीचरों से और भी बहुत सारी कलेक्शनें होती है बोर्ड के माध्यम से। वो मैंने आरटीआई भी ली थी, करोड़ों रुपया बोर्ड के पास टीचर्स का इकट्ठा है। तो उन्होंने बोला था कि एक तो जो हमारा संजोली में है जो डिपो है, उसको हम होटल में परिवर्तित करेंगे, रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस टीचर्स के लिए। एक हम और हॉलीडे होम बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए जमीन भी देख ली थी, 2017 की बात है। तब से आज तक उसमें ना तो फाउंडेशन स्टोन लगा है, ना कोई काम हुआ है। और अभी मैं यहाँ देख रहा था, मैंने बात की, बोर्ड वालों से बात की, बोर्ड चेयरमैन से बात की, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन धर्मशाला से बात की कि हमारे टीचर्स लोग डिफरेंट जगह से आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी जगह ठहरे। जैसे पीडब्ल्यू वालों का पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट हाउस है, वैसे ही सबका है, सबके अपने रेस्ट हाउस है। तो उसका फॉरेस्ट वालों के अपने फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस है। हम चाहते हैं कि टीचरों का भी हो, तो मैंने बोला कि हमारा हॉलीडे होम यहाँ पे है, एक बोर्ड के पास भी है, यहाँ पे डाइट के पास भी है, और एक साथ में जो हमारा डिप्टी डायरेक्टर है उसकी कंट्रोलिंग में भी है। बोलो जी उसकी स्थिति इतनी खराब है, उन्होंने लायक नहीं, आप बोलेंगे, यही दयनीय स्थिति है। यही बात जो डिप्टी डायरेक्टर हमारे कांगड़ा के है, धर्मशाला के मैडम कपूर, उन्होंने भी कहा, रेखा कपूर से डिटेल में बात हुई। यही बात हमारे बोर्ड के चेयरमैन ने भी बताई, सेक्रेटरी ने भी बताई, डॉक्टर विशाल ने। तो मैंने कोई बात नहीं, तो हमें हाथ पांव मार के जो है कहीं ना कहीं ठहरना पड़ा, कोई पीडब्ल्यू में, कोई सर्किट हाउस में, कोई आपके कहीं और जगह ठहरे साथी। तो क्या 80,000 टीचर्स के लिए कोई ठहरने की व्यवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये गुंजाइश, ये इस तरह की हम जो है एक फरियाद सरकार से भी लगाएंगे, और बजट पे प्रोविजन करें। ये आज बोर्ड के साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क हो, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये कुछ हमारी थी। और ट्रांसफर पॉलिसी की एक बड़ी बात जो आज की डेट में सबको परेशान कर रही है, और मुझे बहुत गालियाँ भी देते हैं लोग कि वीरेंद्र चौहान चंबा क्या चला गया, हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी में। भैया उससे कोई रिलेशन इसका नहीं है। मैं चंबा गया हूँ तो अपने कर्मों से गया हूँ, शायद मेरे कर्म बुरे हो गए, मैंने आप लोगों की लड़ाई लड़नी शुरू की, आप लोगों के लिए आवाज उठाई, इसलिए मैं चंबा चला गया, तीसरा चला गया, चांजू चला गया, वो भी वहां गया जहाँ बच्चे नहीं थे, और मैं मांग करता रहा भैया कोई और स्कूल दे दो, कहीं भी दे दो, वो भी नहीं हुआ। पर लेकिन मैं तो इतना बोल रहा हूँ, ट्रांसफर पॉलिसी कोई बड़ी बुरी गंदी बात नहीं है, अच्छी बात है। ट्रांसफर पॉलिसी से हम लोगों की प्रेपरेशन होगी, हम लोगों की और हॉलिंग होगी। और हॉलिंग करते ना मशीन की, मशीन में तेल पानी बदलना पड़ता सर, गाड़ियों में बदलते हम, वो बड़ा जरूरी है। जब तक हम उसकी वो नहीं करेंगे ना, इंजन नहीं करेंगे, तो इंजन बैठ जाता है, वो सर्विस करनी पड़ती है। यू कैन से कि सर्विस का एक प्रोविजन होता है, हर पार्ट्स को उसको चेक करना होता है। तो अगर टीचर भी थोड़ा सा उसको पता होगा कि 3 साल में मैंने जाना है, इतने किलोमीटर बाहर जाना है, या 2 साल में ही जाना है, या 6 साल में जाना है, तो सरकार डिसाइड करेगी, हूँ आई एम टू डिसाइड, हम कौन होते हैं। पर एक सेट क्राइटेरिया होगा तो उससे सबको फायदा होगा, नए वालों को भी, पुराने वालों को भी। किसी की प्रॉब्लम है, किसी की नहीं है,
तो सब एक उसमें बैलेंस बनेगा। मुझे लगता है सरकार को इस तरफ बहुत जरूरी है। हमने सरकार से बार बार इस संदर्भ में बात की है कि आप इसको जल्दी करें, और शायद इसके ऊपर सरकार का भी अंतिम फैसला आने वाला है। जो भी होगा वो अच्छा होगा, हम उसका भी सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। ये कुछ मुद्दे थे हमारे, और बहुत जल्दी हम सरकार को डिमांड चार्टर देंगे और सरकार के साथ जो है बैठक करेंगे। उसमें बाकी मुद्दे जो है उसको हम करेंगे। आज की इस बैठक के लिए जो हमारे नवीन भंडारी जी है, बहुत ही सशक्त प्रिंसिपल हमारे पास, आप देखें बहुत प्रिंसिपल आज यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारे भाई साहब है, प्रिंसिपल है, इधर प्रिंसिपल बैठे हैं, उधर प्रिंसिपल बैठे हैं, उधर प्रिंसिपल बैठे हैं, कोई लेक्चरर है, डिफरेंट वर्गों के लोग हमारे इस संगठन में जुड़े हैं। तो नवीन भंडारी जी का जितना आज अब इस आयोजन के लिए तारीफ की जाए उतनी कम है, और बड़े ही संगठन के जुझारू आदमी है। ये दिखते नहीं है और काम करते हैं, ग्रास रूट पे काम करते हैं। ऐसे ही हमारे भाई यहाँ पे संजय जी है, संजय चौधरी जी हमारे प्रेस सेक्रेटरी भी है स्टेट के। आपका बड़ा सहयोग इनको मिलता है और मिलता रहेगा। ये मुद्दे उठाते रहते हैं, ये भी बड़े कर्मठ नेता है, कर्मठ शिक्षक है। एक बार सभी का, मीडिया बंधुओं का बहुत मुद्दे हैं, कुछ बोर्ड से भी करनी है बात, आपसे मिलते रहेंगे। आपका वेकेशन शेड्यूल हमारा बार-बार चेंज होता है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेकेशन शेड्यूल को हम इसमें डालेंगे डिमांड चार्टर में। एक बार बन जाए तो उसको वही रखा जाए, उसको ना चेंज किया जाए। बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी जो दूर से आए हैं, सभी लंच करके जाएंगे, फिर बोर्ड की मीटिंग में जाना है। एक बार फिर से आप सब